नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl। जब एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करते हैं HCl के साथ तो क्या बनाते हैं? RCHO, RCHO प्लस HCl, तो क्या बन जाता है? हैं बायोमोलिक्यूल में रिएक्शन जो चल रही है वहां से पहले ही हो चुका था थोड़ा। RCHO प्लस HCl तो क्या बन जाता है? RCHOHCl, साइनोहाइड्रिन बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी तो ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन के और फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप है। तो जहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पर C डबल बॉन्ड होगा तो OH बन जाएगा और एक CN और लग जाएगा। तो लिखिए इसमें पिछले वाला, तो पिछले वाला कैसे कर लिखोगे? बता दो कितने पेज हैं? देखिए, ग्लूकोज एड्स ऑन ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। Glucose adds on a molecule of hydrogen cyanide. Adds on a molecule of hydrogen cyanide to form glucose cyanohydrin. To form glucose cyanohydrin. To form glucose cyanohydrin. तो यहाँ पर देखिए CHO, अब मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ CHOH कोल 4 और CH2OH। इसके आप रिएक्शन कराते हैं HCN के साथ और अगेन कंडीशन वही रहेंगी, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ NaOH, जिससे कि ये डिसोशिएट हो पाए अच्छे से। अदरवाइज इसका जो K है वो बहुत कम है, 10⁻10 है ना। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है? यहाँ पर आपका बन जाता है CHOH और एक लग जाएगा यहाँ पर CN और बाकी आपका CHOH 4 और आपका CH2OH। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन CYANOHY, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन ये बन जाता है। इसी तरीके से सेम रिएक्शन देगा आपका फ्रक्टोज C डबल बॉन्ड उसके पास भी है, वहाँ पे O का OH और फिर एक CN लग जाएगा, तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन लिखिए इसको। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन NH2OH। तो RCHO जब NH2OH के साथ रिएक्शन करते हैं, पढ़ा है क्या होता है तब? RCHO प्लस NH2OH, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ये पढ़े है ना। तो क्या हो जाता है उसमें? RCH डबल बॉन्ड O और उसके साथ ये लगा होता है, तो हम क्या बनाते हैं?
देखिए सी एच डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आपका CHOH 4 और यहाँ पर आपका CH2OH। इसके जब आप रिएक्शन करते हो NH2OH के साथ और अगेन pH आपकी कितनी 4 से 5, तो यहाँ से और यहाँ से 2 H निकल जाते हैं। ये नहीं पता कितनी बार हो चुकी है रिएक्शन ये, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाता है CH डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पर आपका ये CHOH 4 और यहाँ पर आपका CH2OH, ये आपका बन जाता है। इसका नाम होगा डी ग्लूकोज और वहाँ पर डी ग्लूकोज मोनोऑक्साइड, डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज MONOXIME। एल्डिहाइड कीटोन के केस में जो बनता है उसे ऑक्साइम बोलते हैं, यहाँ पर इसे मोनोएक्सम बोलते हैं। हो गया, चलिए अगली रिएक्शन में चलते हैं। ग्लूकोज को फ्रक्टोज से अलग करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज होते हैं। अलग करने के लिए ग्लूकोज फ्रक्टोज के को डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट, क्योंकि ग्लूकोज दिखाएगा। हाँ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट से हो जाएगा। ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर का डार्क ब्राउन कलर डिकलराइज कर देंगे, फ्रक्टोज नहीं कर पाएगा। हो गया सबका यहाँ पे, आगे देखिए। अगली रिएक्शन को पेज ऐसे करके लिखना, मतलब ऐसे लैंडस्केप करके, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। 8-10 लाइन छोड़ दो, पहले मैं वो लिखाऊंगा, वो पहले मैं बता देता हूँ किस तरीके से चलती है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास ये है ग्लूकोज
CH2OH H OH H OH OH H H OH और CHO, ये है डी ग्लूकोज। इसके आप रिएक्शन कराते हो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है आपका NH2 और यहाँ पर NH और यहाँ पर आपका PH, ये आपका होता है फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन का पहला मोलिक्यूल यहाँ पर खर्च होता है, पहला मोल यहाँ पर खर्च होता है, तो ये आपका फर्स्ट मोल है फिनाइल हाइड्रोजन का। और जिस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करते हैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे रिएक्शन करेगा और आपको ये बना कर दे देगा CH2OH H OH H OH OH H H OH और यहाँ पर आपका ये CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड N और यहाँ पर NH, ये आपको बना कर दे देगा। इसका नाम होता है ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, ये सब्सटेंस यहाँ पे बनता है। ये जो सब्सटेंस बना है ये आपका वाटर में सोल्यूबल है ना। लेकिन अगर इसी को आप एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, है ना, या तो जो ये बन चुका है ये, या फिर इनिशियली ही आपने ग्लूकोज लिया, उसमें फिनाइल हाइड्रोजन डाला और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, तब यहाँ पर क्या होता है, तब यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजन का एक मोलिक्यूल, एक मोल और लगता है NH2 NH-PH, एक मोल और लगता है सेकंड मोल। और यहाँ पर जो इस पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 2 पर जो बैठा हुआ है ना, इसके जस्ट ये वाला जो हमारा बैठा हुआ CHOH, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को रिड्यूस कर लेता है ना। तो यहाँ पर ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद को रिड्यूस करके बना लेता है। तो माइनस के PH NH2 एनिलीन और यहाँ पर आपका और अमोनिया, ये यहाँ पे बना लेता है खुद को रिड्यूस करके और इसको, इस वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर आपका CH2OH H OH H OH OH H और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पर आपका NH-PH। अब क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन गया है तो अब एक थर्ड मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर आता है फिर अगेन यहाँ पर आपका NH2 NH-PH और यहाँ पर आपका थर्ड मोल आपका आता है और यहाँ पर ये बनाता है CH2OH H OH H OH OH H और यहाँ पर डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आपका NH-PH और यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पर NH-PH। इसका नाम है ओसाजोन। ओसाजोन येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, और इनसोल्युबल इन कोल्ड वाटर में ये आपका इनसोल्युबल है। ठीक है। सेम रिएक्शन फ्रक्टोज के साथ भी होती है, वो भी देखेंगे, है ना। तो फ्रक्टोज को देखिए यहाँ पर CH2OH H OH H OH OH H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका CH2OH। तो ये आपके पास है डी फ्रक्टोज। अगेन फर्स्ट मोल ऑफ NH2 और NH-PH, फिनाइल हाइड्रोजन का फर्स्ट मोल यहाँ पर आया, तो ये आपका फर्स्ट मोल है। तो आपका पहले यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन होती है ना। तो आपका क्या बन जाता है यहाँ पर ये CH2OH H OH H OH OH H डबल बॉन्ड आपका ये आपका N और NH-PH और यहाँ पर आपका CH2OH, ये बन जाता है फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन, है ना, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पर सेकंड मोल आता है, यहाँ पर आपका NH2 NHPH। अब यहाँ पर आप आता है सेकंड मोल इसका आता है, ये खुद को रिड्यूस कर लेता है, माइनस के पीएच NH2 एनिलीन और माइनस के NH3, और ये ऑक्सीडाइज कर देता है इस वाले कार्बन को, ये इस वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाता है, CH2OH HOH HOH OH H डबल बॉन्ड N और NHPH, ये तो था ही, और यहाँ पर इसने इसको CHO बना दिया, है ना, एल्कोहल था ना, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके इसने एल्डिहाइड बना दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, हाँ, NH2 NHPH, अब थर्ड मोल आता है, थर्ड मोल यहाँ पर आता है, और अब क्या बन जाएगा, सेम यही कंपाउंड बन जाएगा, है ना, सेम यही कंपाउंड बन जाएगा, CH2OH HOH HOH OH H डबल बॉन्ड N और यहाँ पर NHPH और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड N और NHPH, ये आपका बन जाता है ओसा, सेम ओसाजोन, ये आपका बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो डी ग्लूकोज, डी मैनोज जानते हो क्या होता है, डी मैनोज में क्या होता है, मनोज ने खोजी कितनी गैलेक्सी, 2 गैलेक्सी, तो ग्लूकोज और मैनोज में कहाँ पर अंतर है, C2 कार्बन पर अंतर है। दैट मीन्स अगर इसी डी ग्लूकोज की जगह में डी मैनोज लेता, ये फ्लिप आउट होता है, ऐसे इधर होता तो अब भी यही बनता, फाइनली इस स्टेज पे जाके यही बनता ना, और इवन में फिर ये सेम ओसाजोन बनता। इसका मतलब डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी मैनोज, ये तीनों की तीनों सेम फाइनली ओसाजोन प्रोडक्ट एज ए बनाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब ये पहले टेक्स्ट लिखिए, है ना, फिर आगे चलते हैं। एल फ्रक्टोज, एल ग्लूकोज और एल मैनोज ये है। हाँ, वे भी तीनों ये दिखाएंगे, वे ये बस उल्टे हो जाएंगे प्रोडक्ट। लिखिए, व्हेन ग्लूकोज इज अलाउड टू रिएक्ट, व्हेन ग्लूकोज इज अलाउड टू रिएक्ट when glucose is allowed to react with 1 mole of phenyl hydrogen, with 1 mole of phenyl hydrogen 1 mole of phenyl hydrogen, comma, glucose phenyl hydrogen is formed, glucose phenyl hydrogen is formed which is soluble in water, which is soluble in water, which is soluble in water, full stop। नेक्स्ट लाइन से अब लिखिए, however comma, when glucose is heated with, when glucose is heated with, when glucose is heated with excess of phenyl hydrogen, excess of phenyl hydrogen at 100 degrees centigrade, at 100 degrees centigrade, comma, a bisphenyl hydrogen derivative, a bisphenyl hydrogen derivative, comma, usually called an osazone, usually called an osazone, usually called an osazone, comma, is formed as a yellow crystalline solid, is formed as a yellow crystalline solid which is insoluble in cold water, which is insoluble in cold water, full stop।
ए टोटल ऑफ 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, छोटा एग्जाम तो मतलब जेई मेन नीट ये तो केवल यही पूछ लेंगे कि कितने मोल इसके कंज्यूम होंगे, या फिर ये पूछ लेंगे इनमें से कौन कौन सेम ओसाजोन बनाएंगे। और जे एडवांस का हुआ तो कुछ और डीप में जाके वो फिर फंसाएगा, है ना। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ए टोटल ऑफ 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। कोल्ड वाटर के बाद, कोल्ड वाटर के बाद फुल स्टॉप। ए टोटल ऑफ 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, ए टोटल ऑफ 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। और नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए डी ग्लूकोज कॉमा डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज कॉमा डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज form the same osazone, form the same osazone, form the same osazone। 1000 ही खाएगा। हाँ तो अभी तो बताया इलेक्ट्रिक हीटर की एफिशिएंसी 100% है। तो अगर इलेक्ट्रिक हीटर 100 जूल हीट पैदा करनी है कमरे के अंदर तो इलेक्ट्रिक सॉकेट से 100 जूल हीट खाएगा एग्जैक्ट। और अगर एक एसी जो इसमें हीट पंप लगा हुआ है, गर्म हवा फेंकता है, उसे अगर 1000 जूल हीट पैदा करनी है तो वो कितनी खाएगा? वो उससे ज़्यादा खाएगा, 1000 से भी ज़्यादा खाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक मशीन जिसका काम ही हीट पैदा करना था उससे भी ज़्यादा खराब एफिशिएंसी दे रहा है। मतलब जब जाना तो उसे 1000 भी है ना। तो चलिए पहले दूसरी बात करते हैं। जो ये एसी जब गर्मियों में जब चलता है तब रूम के अंदर की गर्म हवा, गर्म जो गर्मी है उसको ये बाहर फेंकता है ना। रूम के अंदर गर्मी को बाहर वाली मशीन पे फेंक देता है, बाहर वाली मशीन उस हीट को इजेक्ट कर देती है। तो अगर रूम की 1000 जूल हीट इसे बाहर फेंकनी है एसी को, तो 1000 जूल हीट को बाहर फेंकने के लिए ये कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है? एक नॉर्मल एसी अगर उसे 1000 जूल हीट बाहर फेंकनी है तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट से लगभग 200 जूल हीट लेता है, 200 जूल एनर्जी लेता है। तो 200 जूल इलेक्ट्रिक उससे ली, 1000 जूल वहाँ की, और 1200 जूल बाहर फेंक देता है। मतलब जितनी हीट उसे बाहर फेंकनी है उसकी 1/5 लेके ये क्या कर रहा है? ये एक तरीके से वो ये ना हीट इंजन है ना, जो कि एक तरीके से जब आप हाई टेम्परेचर से लो, मतलब कि हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो कराओगे तो आपको वर्क करना पड़ता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। अगर आप हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, आप हीट पैदा नहीं कर रहे हो, आपको हीट पैदा नहीं करनी है, आपको जो एनर्जी है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करानी है, उसके लिए हमें कुछ वर्क लगाना पड़ता है। तो वो वर्क जो है लगभग एसी केस में देखें तो 1/5 के करीब आता है। 1000 जूल हीट को आपने इधर से इधर ट्रांसफर कराया तो 200 जूल आपकी लग जाती है, ठीक है। तो 1/5 एनर्जी पे वे 1000 जूल को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इसी का उल्टा जब जिन एसी में हीट पंप होता है, अगर रूम के अंदर उन्हें 1000 जूल हीट पैदा करनी है ना, तो वे लगभग 200-300 वाट ही बिजली खर्च कर 200-300 जूल ही खर्च करेंगे। इलेक्ट्रिक सॉकेट से वो आपकी 200 या 300 जूल हीट एनर्जी लेगा और रूम के अंदर 1000 जूल हीट पैदा कर देगा। बाकी हीट कहाँ से आएगी? बाहर से आएगी। मान लो मैं बाहर का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर में एक ऐसी कोयल लगा दूं, मतलब ऐसे इस तरीके की एक ठंडी चीज़ लगा दूं जिसका टेम्परेचर -10, तो बताइए 10 + 10 वाले से -10 की तरफ हीट आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। तो बाहर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है तो ऐसा ना उसके पास हीट कंटेंट नहीं है। हीट कंटेंट तो 0 तब बोला जाएगा जब 0 केल्विन पर कोई चीज़ हो, 0 केल्विन से ऊपर पे तो हीट दे सकती है। तो हम बाहर के एटमॉस्फेयर में एक -10 डिग्री सेंटीग्रेड की चीज़ ले जाकर रखेंगे और बाहर का टेम्परेचर 10, तो 10 से -10 तरफ हीट पर जनरेट आएगी। तो बाहर से आएगी 800 जूल, इलेक्ट्रिक सॉकेट से आई 200 जूल और उसने 1000 जूल अंदर फेंक दी। तो जो हीट पंप वाले एसी होते हैं वे हाईली इफिशिएंट होते हैं।
तो अगर आपको लंबे टाइम के लिए अगर आपको हीटर चलाने की जरूरत पड़ती है तो हमेशा वो वाला एसी खरीदिए जिसमें हीट पंप होता है ना कि वो जो इलेक्ट्रिक हीटर तो 1000 जूल के लिए 1000 जूल ही इलेक्ट्रिक सॉकेट से लेगा, और एसी हीट पंप वाला उसकी 1/5 है ना। इसी तरीके के अब वाटर हीटर आते हैं। वाटर हीटर, मान लो कोई बड़ी बिल्डिंग है, मान लो कोई हॉस्टल है जिसमें 100, 150, 200 बच्चे रहते हैं, आप गीजर उसमें लगाते हैं, आप गीजर लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो गीजर का भी सेम वही फिलामेंट है उसमें। अगर 1000 जूल हीट पैदा करनी है तो 1000 जूल वो बिजली खर्च कर देगा, और वो तो दिन भर चलेगा फिर तो, अगर 100 बच्चे हैं नहाने धोने में, है ना। तो उसमें भी सेम वही हीट पंप वाला वो होता है जो 200 जूल बिजली लेगा और 1000 जूल से हीट पैदा कर देगा, क्योंकि उसे केवल हीट ट्रांसफ़र करनी है, हीट पैदा नहीं करनी है उसको। हीट पैदा करना अलग बात है, हीट ट्रांसफ़र करना अलग। तो हीट ट्रांसफ़र कराइए, पैदा मत कराइए, है ना। हीट ट्रांसफ़र करना ऐसी है जैसे किसी बड़ी बॉडी के नीचे आपने रोलिंग वो लगा दिए, बैरिंग लगा दिए तो स्लाइड हो गई, और अगर आपको उसने नहीं लगाए, ऐसे खिसका रहे हो तो फिर वहाँ फ्रिक्शन होएगा पूरा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एसिटाइलेशन चल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है 7th है एसिटाइलेशन। सर आपके एग्जांपल में आपने बाहर का टेम्परेचर ज्यादा लिया है अंदर का? देखो, जब एसी चलता है तो बाहर की जो मशीन है उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है जब गर्मी के टाइम में चलता है? बाहर का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो जो एसी की मशीन है गर्मियों के टाइम में उसका टेम्परेचर लगभग 60 से 70। तो 60 से 70 पे वो हीट को रिजेक्ट करती है बाहर, और जब हीट पंप चलाएंगे सर्दियों के टाइम में तो यही चीज़ उल्टी हो जाती है, पंप उल्टा काम करता है। बाहर की मशीन का टेम्परेचर वो ठंडा कर देता है, बाहर की मशीन का टेम्परेचर कर देगा -10। वही जो बाहर की ऊपर रखी है ना छत पे, उस मशीन का टेम्परेचर कर देगा -10, और बाहर का टेम्परेचर 10, तो 10 से -10 पे हीट ट्रांसफ़र होएगी, और फिर यहाँ पर ये कोयल अब फिर हीट होगी इधर वाली। अंदर की जो मशीन है जो गर्मियों में ठंडी होती है, ठंडी हवा फेंकती है, वो गर्म कर देगी, मतलब उल्टा कर देगा प्रोसेस को उल्टा कर देगा। एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन तो यहाँ पर देखिए CH2OH। जब ये मतलब सिर्फ अंदर की एनर्जी बाहर भेज रहा है, हाँ, तो सर फिर ये ग्लोबल वार्मिंग में क्यों होता है? क्योंकि अंदर की गर्मी आपने बाहर भेजी, अंदर की आपने 1000 जूल बाहर भेजी, लेकिन उसके लिए 200 जूल तो एक्स्ट्रा लगे ना। अंदर की 1000 जूल बाहर भेजी, लेकिन बाहर की मशीन ने 1000 जूल रिजेक्ट नहीं करी, 1200 जूल रिजेक्ट करी, समझे? 1200 जूल रिजेक्ट करी। अगर 1000 लेके 1000 ही करता तो बैलेंस, नेट बैलेंस रहता, बस अंदर कमरा ठंडा हो गया, बाहर थोड़ी सी गर्मी हो गई। लेकिन बाहर थोड़ी गर्मी नहीं है, बाहर ज़्यादा गर्मी हो रही है जितनी नहीं होनी चाहिए थी, है ना। एसिटाइलेशन क्या होता है? एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप हम लगा देते हैं। तो अगर आपके पास है अल्कोहल ROH, उसकी आप रिएक्शन करते हो CH3COCl से, तो H हट के वहाँ पर C डबल बॉन्ड हो CH3 लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितने अल्कोहल ग्रुप हैं? 5 अल्कोहल ग्रुप हैं, तो 5 टाइम्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OCl ये आपका लग जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका? तो देखिए आपका बन जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, फिर आपका यहाँ पर HO C डबल बॉन्ड O CH3, HO C डबल बॉन्ड O CH3, फिर यहाँ पे आपका HO C डबल बॉन्ड O CH3, फिर आपका HO C डबल बॉन्ड O CH3, और आपका यहाँ पर CHO, ये आपका बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास एक अल्कोहल है ROH है, थोड़ा सा और ROH, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन करते हो CH3
C डबल बॉन्ड OCl के साथ, तो आपका बन जाता है RO C डबल बॉन्ड OCH3। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो कितना मोलिकुलर वेट में आपका यहाँ पर चेंज आता है। आप यहाँ से आपका एक H गायब हो जाता है, ठीक है, और आपको एक H गायब होके आपका यहाँ पर क्या लग जाता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका लग जाता है। तो अगर आप देखें तो आपका मोलिकुलर वेट में, एल्कोहल के मोलिकुलर वेट में -1 हुआ, लेकिन यहाँ पर ये आपका 43 है ना, ये आपका प्लस के 43 हुआ। तो एक OH ग्रुप के एसिटाइलेशन पे आपका जो ये मोलिकुलर कंपाउंड का वेट है वो प्लस के 42 हो जाता है ना, 42 इसका बढ़ जाता है। तो अगर वो कहता है कि एक कंपाउंड है जिसका एसिटाइलेशन करने पर जो मोलिकुलर वेट है वो 84 से बढ़ गया है, तो उसके अंदर कितने OH ग्रुप थे? 2 OH ग्रुप थे, है ना। तो इसी तरीके से इसका कितना बढ़ जाएगा, 42 × 5। देखिए इसको, सर इसमें ग्लूकोज से फ्रक्टोज के कन्वर्जन वगैरह भी है। ग्लूकोज से फ्रक्टोज का कन्वर्जन, हाँ हो जाए वो एसिटल वगैरह यूज करते हैं। टोटोमराइजेशन। अच्छा वो जो एन्योज डाल के वो तो शायद हो नहीं गया, हो गया वो तो पीछे ही, हाँ हाँ, टोलन फेलिंग के साथ जब रिएक्शन हुई तभी हो गया वो। हो गया। नेक्स्ट देखिए ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। 8 देखिए ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन, पहले यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है RCHO, कोई एल्डिहाइड है या कोई कीटोन है, इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो यहाँ पर अल्कोहल के साथ, है ना, 1 इक्विवेलेंट अल्कोहल, और यहाँ पर आपका ड्राई HCl होता है, तो क्या बन जाता है आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, RCH OH और OR, ये आपका बन जाता है, क्या बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल इसको बोलते हैं। और फिर अगर 1 इक्विवेलेंट अल्कोहल और इसे मिल जाए तो क्या बन जाता है, RCH OR और OR, तो आपका बन जाता है एसिटल, यहाँ पर आपका एसिटल बन जाता है। चलिए तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए आपके पास है ये CH2OH, HOH,
H OH OH H H OH और आपका यहाँ पर CHO। तो ऑब्वियस है कि इसके पास एल्डिहाइड और एक एल्कोहल ग्रुप तो पहले से ही मौजूद है, तो ये खुद ही बना लेता है हेमिसिटल, तो है ना। तो ये आपका हेमिसिटल बना लेता है और ये इसकी स्ट्रक्चर इसमें आती है ये, ठीक है। यहाँ पर हम इसे इसको मैं ऐसे बना देता हूँ OH, ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ये आपका 2 तो H OH, ये आपका 3 तो आपका OH H, ये आपका 4 तो ये आपका H OH और ये आपका H और यहाँ पर आपका ये CH2OH। तो ये इसकी हेमिसिटल फॉर्म है जो ये खुद ही बना लेता है क्योंकि उसके पास अल्कोहल पहले से ही है। तो ये इसकी हेमिसिटल है, ये एसिटल फॉर्म है। अब अगर इसकी आप किस रिएक्शन कराते हो 1 इक्विवेलेंट अल्कोहल के साथ, है ना, 1 इक्विवेलेंट ROH के साथ, अल्कोहल के साथ कराते हो, तो यहाँ पर जो आपको ये OH दिख रहा है, यहाँ पर जो आपका OH दिख रहा है, इसमें यही वाला OH तो बदलता है ना, यही वाला OH तो OR बन गया ना। देखिए OR और OH, तो इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को O और R तो इसके पास पहले से, और यहाँ पर आपके पास है OH, तो OR और OH फाइनली जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो OH है ये बन जाता है OR। तो यहाँ पर ये OR तो पहले से ही है, ये वाला जो OH है ये बन जाएगा अब आपका OR, है ना। तो आपको ये बन जाता है O। इस बॉन्ड का क्या मतलब होता है पता है? इस बॉन्ड का मतलब है कि ये कन्फिग्रेशन फिक्स नहीं बता रहा मैं, ऊपर बना दूंगा तो फिर ऊपर फिक्स हो जाएगी। तो इस बॉन्ड का मतलब होता है कि कन्फिग्रेशन अबाउट दिस कार्बन इज नॉट फिक्स्ड, इसका मतलब है ना। तो यहाँ पे आपका H OH, यहाँ पर आपका OH H, यहाँ पर आपका H OH, यहाँ पर आपका ये H और आपका CH2OH। तो आपका ये एसिटल बन गया, आपका क्या बन गया? एसिटल बन गया। इसे यहाँ पर एसिटल ना बोल के यहाँ पर बोलते हैं इसे ग्लाइकोसाइड, है ना, एसिटल, या यहाँ पर इसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइड, GLYCOSID, ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ग्लाइकोसाइड में जो बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये जो बना है यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये किस तरीके का लिंकेज है? ये क्या है? ईथर है ना। ईथर क्या होता है? ROR। तो यहाँ पर देखिए ये आपका R है, ये पूरा ग्रुप R का काम करेगा, फिर O और फिर R। तो ये एक क्या है? एन ईथर बॉन्ड है। ये आपका क्या है? एक ईथर टाइप का बॉन्ड है, ठीक है। ये लिखिए तो एक बड़ा सा कंपाउंड है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा है, एल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी, और एरो पे सिर्फ H+ दिखा रखा है। तो मैं वहाँ एस्टर फॉर्मेशन ना करूँगा या फिर हेमिएसिटल फॉर्मेशन करूँगा? पॉसिबिलिटी दोनों की दिख रही थी। देखिए केवल H+ लिखने से ये हमें नहीं मिलता कि वो एक्वस एसिडिक मीडियम नहीं क्रिएट किया। एसिटल बनाने के लिए यहाँ पर सख्त मतलब कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली ड्राई HCl होना चाहिए, मतलब एक्वस HCl नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। तो एरो के ऊपर H+ लिखना ये पूरी जानकारी ही नहीं दे रहा हमें। अगर वो लिखे एक्वस HCl, एक्वस H+, सर इसके तो एसिडल फॉर्मेशन वाले सवालों में तो H+ लिखा है, आपकी शीट में भी ऐसे ही H+ लिखा है। लेकिन जब यहाँ पर दो चीज़ें हैं तो वहाँ पे तो क्लियर कट बताना पड़ेगा ना। मतलब हमारी जानकारी में कमी नहीं है, हमारी जानकारी में कोई कमी नहीं है कि भाई हम यहाँ पर हेमिएसिटल भी बना देंगे और हम यहाँ पर एस्टर भी बना देंगे। तो फिर सामने वाले को पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर बताना पड़ेगा। वो कन्फ्यूजन में रखेगा तो हम कैसे डिसीजन पे पहुँचेंगे? बताना पड़ेगा ना।
हमें तो दोनों चीज़ें बनानी आती हैं। अब आप बताइए कि आप ड्राई HCl ले रहे हो या फिर आप एक्वस H+ ले रहे हो। जो दोगे उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बना देंगे। अगर क्वेश्चन में वहाँ पे लिखा है केवल एरो के ऊपर H+, तो वहाँ पे केवल एक ही संभावना होगी, है ना। और मेरे क्या क्वेश्चन में, मेरे क्वेश्चन भी तो अनकम्प्लीट हो सकते हैं ना, मैं भी तो सीख ही रहा हूँ ना। नहीं, हाँ वो कह रहा था कि H+ लिखा आता है वो तो नहीं, अगर कोई सही है तो वो पूरी सारी जानकारी उसे देगा, तभी हम किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। सही बात तो ये है ना। हो गया। सर यहाँ पे ड्राई HCl डालने की जरूरत नहीं है। जरूरत यहाँ पे यहाँ पर भी होती है तो ये। सर अगर हम फ्रक्टोज डाल देंगे यहाँ ROH की जगह, तो वो भी उसके बाद तो एक वो है अल्कोहल वाली साइड। देखिए हम पढ़ते हैं कि सुक्रोज की स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन हम डायरेक्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डाल दें, हम एक्सपेक्ट करें कि सुक्रोज बन जाएगा, नहीं बनने का ऐसे। नहीं मतलब ये इस वाली उस पे ROH की जगह वो आ जाए और इस OH को आके ये एसिडल बना। यहाँ पर भी ये कंडीशन रिमेन रहेंगी। तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि एक बीकर में आपने ग्लूकोज लिया, पानी में ग्लूकोज घोला और उसमें आपने फ्रक्टोज डाल दिया, तो थोड़ी देर में सुक्रोज बन जाएगा, ऐसा? ये डायरेक्ट नहीं बनने का, उल्टा प्रोसेस। मतलब सुक्रोज लिया आपने, एसिड डाल दिया तो वो टूट जाता है, टूट के वापस नहीं बनता है। सोचिए, सुक्रोज में एसिड डालते तब वो टूटता है, तो टूट के फिर वो वापस नहीं बना। वो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होनी चाहिए, वो इक्विलिब्रियम तो नहीं है, एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो अगर इस तरीके से बनाना है तो फिर वही हो रहा होगा। और ये नेचर बनाती है, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट वो इसी से ही होगा, क्योंकि कोई और OH भी हो सकता है रिएक्ट कर जाए वहाँ पे, है ना। सुक्रोज तो हमें बना के देती है कि ये स्ट्रक्चर है। लैब में अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज डालोगे तो वही वाला OH जाके वहाँ पे जुड़कर सुक्रोज ही बनाएगा, कह नहीं सकते। चलिए आगे चलें। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नंबरिंग खत्म है, ये अलग हेडिंग है ये। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे ये होता है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अगर आप रिएक्शन कराते हो टोलेंस के साथ, तो टोलन एल्डिहाइड को क्या कर देता है? टोलन रिएजेंट एल्डिहाइड को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अगर मैं एल्डिहाइड के दृष्टि से देखूं तो एल्डिहाइड टोलन को क्या कर देता है? रिड्यूस। हाँ, तो हमारे यहाँ पे जो दृष्टि है वो जो है इनके हिसाब से रहेगी, ग्लूकोज फ्रक्टोज के हिसाब से। तो अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज में मैं टोलन डाल देता हूँ, तो ग्लूकोज टोलन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है।
तो अगर कोई शुगर टोलन फेलिंग इनको रिड्यूस कर देता है तो उसे बोला जाएगा रिड्यूसिंग शुगर, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो फंडामेंटली लिखिए पहले कार्बोहाइड्रेट्स इस पूरे चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सैकराइड तीनों सिनोनिमस वर्ड हैं, पहली क्लास में बताया था, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स दैट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, कार्बोहाइड्रेट्स दैट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, कॉमा फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। While those that do not reduce these reagents, while those that do not reduce these reagent are known as non-reducing sugars, are known as non-reducing sugars, are known as non-reducing sugars। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट वाइज हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, जब हमने रिएक्शन कराई थी ग्लूकोज की विद टोलन रिएजेंट, तो ग्लूकोज और टोलन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ग्लूकोज जो है रिड्यूस कर देता है उसको। जब हमने फ्रक्टोज की कराई थी तो फ्रक्टोज में तो कीटोन ग्रुप है, तो फ्रक्टोज भी होता था नहीं होता था? होता था, क्योंकि वो बेसिक मीडियम में टोटोमराइज होकर टर्मिनल पे आपका CHO बन जाता था। तो जितने भी आपके ये एल्डोजिज हैं, एल्डोजिज तो डायरेक्टली CHO उनके पास है, और जितने कीटोजिज हैं, कीटोजिज में सेकंड नंबर पे कीटोन ग्रुप होता है, और वो बेसिक मीडियम टोलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट तीनों की तीनों बेसिक मीडियम होता है, इनके साथ एल्कलाइन मीडियम होता है। तो एल्कलाइन मीडियम में अल्फा पोजीशन, मतलब कि 1 पोजीशन पे CHO बन जाता है टोटोमराइज होकर। तो चाहे एल्डोजिज हो चाहे कीटोजिज हो, वे सारे के सारे टोलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट को रिड्यूस कर देते हैं। दैट मीन्स ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो लिखिए पहला पॉइंट, all monosaccharides whether aldoses or ketosis, whether aldoses or ketosis are reducing sugars, are reducing sugars। सेकेंड, फिर आते हैं डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड में लगभग सारे डाइसैकेराइड आपके रिड्यूसिंग शुगर हैं, केवल सुक्रोज को छोड़कर, है ना। तो लिखिए अमंग द कॉमन डाइसैकेराइड्स, among the common disaccharides sucrose is non reducing sugar, sucrose is non reducing sugar, comma, but maltose, comma, lactose, comma, salobiose are reducing sugars, are reducing sugars। तो डाइसैकेराइड में केवल सुक्रोज है जो नॉन रिड्यूसिंग है, उसके अलावा इन जनरल जो हमारे सिलेबस में है सब के सब रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड लिखिए, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, रिड्यूसिंग शुगर्स इंक्लूड्स। कैसे पहचानेंगे रिड्यूसिंग शुगर को? रिड्यूसिंग शुगर्स इंक्लूड्स, देखिए मोनोसैकेराइड तो सारी के सारी ही रिड्यूसिंग है, बात आती है डाइसैकेराइड की, है ना।
तो डाइसैकेराइड में हम कैसे पता करेंगे कि रिड्यूसिंग है या नहीं है? जो हमने पढ़ा था एसिटल और हेमीएसिटल और एसिटल, तो जो हेमीएसिटल होते हैं वो बेसिक मीडियम में खुल जाते हैं और वापस से आपको अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन दे देते हैं, है ना। और जो एसिटल होते हैं वे आपके बेसिक मीडियम में नहीं खुलते, वे केवल एसिडिक मीडियम में ही खुल सकते हैं, और टोलन फेलिंग बेनेडिक्ट के साथ आपको एसिडिक मीडियम नहीं मिलने वाला। तो अगर आपका जो भी डाइसैकेराइड है उसके अंदर हेमीएसिटल सिस्टम है तो वो रिड्यूसिंग होगा, और अगर हेमीएसिटल नहीं है, एसिटल ही है केवल, तो वो रिड्यूसिंग नहीं होएगा। तो लिखिए नंबर 1, मोनोसैकेराइड्स बोथ एल्डोज एंड कीटोज monosaccharides both aldose and ketose with alcohol group next to carbonyl group next to carbonyl group। ठीक है। सेकंड लिखिए एनी हेमीएसिटल स्ट्रक्चर, कहीं पे भी आपको हेमीएसिटल दिख रहा है, एनी हेमीएसिटल स्ट्रक्चर कॉलन लगाइए, उसमें लिखिए हेमीएसिटल्स आर डिकम्पोज्ड इनटू अल्कोहल एंड कार्बोनिल ग्रुप so these are reducing in nature, alcohol and carbonyl group, so these are reducing in nature। तो देखिए मान लो आपको ये दिख रहा है कहीं पर CH2OH आपका HOCH3 और बाकी जगह पे लगे हुए हैं, तो क्या ये रिड्यूसिंग होगा? बाकी जगह पे HOH लगे हुए हैं रेगुलर, नहीं। आपको देखना इस कार्बन के अक्रॉस, OR, तो ये क्या है? एसिटल फॉर्म है, ये आपकी एसिटल फॉर्म है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग होगा, है ना। तो ये क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग। वही देखिए CH2OH, यहां पर आपका लगा है H और यहां पर लगा आपका OH, ये क्या है? OROH, तो ये क्या है? हेमीएसिटल फॉर्म है ना। ये आपका क्या है? हेमीएसिटल फॉर्म है। तो जब बेसिक मीडियम में होगा तो खुल जाएगा, खुल के वापस से आपका इधर कीटोन और ये अल्कोहल में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूसिंग है। कई बार वो आपको ये कंपाउंड दे देगा CH2OH OC डबल बॉन्ड OCH3, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर होगा? होएगा। यहाँ पर आपका एस्टर बना हुआ है ना, और बेसिक मीडियम में एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और हाइड्रोलाइज होने के बाद ये आपका पहले तो ये बनेगा, OH बन जाएगा, पहले तो ये आपका OH बन जाएगा और फिर आपका ये खुल जाएगा, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड हैं सब रिड्यूसिंग होंगे, और बाकी आपको देखना है हेमीएसिटल किसी तरीके से उस कार्बन पे क्या हेमीएसिटल फॉर्म हो रहा है। अगर हेमीएसिटल बन रहा है तो रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर हेमीएसिटल नहीं बन रहा है, एसिटल है, तो वो रिड्यूसिंग फिर नहीं है। ये लिख लीजिए
शाम को आओगे फिर? शाम को डाउट पूछने के लिए? अभी पूछ लो, तुम्हें अभी पूछने हैं, अभी पूछ लो जो भी है, फिर शाम को, वरना अब आए हो फिर शाम को फिर आओगे फिर जाओगे। फिजिक्स की क्लास में होगी। अच्छा। हमारी आज भी होगी क्या? आज फिजिक्स की क्लास होगी सुबह में बताता हूँ मैं अभी। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स डाइसैकेराइड कैसे बनेंगे? एक आपके पास एक मोनोसैकेराइड है ना, आपके पास एक मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड के पास OH ग्रुप है, एक दूसरा मोनोसैकेराइड है उसके पास भी OH ग्रुप है। ये दोनों OH ग्रुप इंटरेक्ट करके एक ईथर लिंकेज वहां पे बना लेंगे और H2 वहां से निकल जाएगा। C पे लगा है OH, C पे लगा है OH, दोनों मिलकर एक H2 निकल जाएगा तो COC, दोनों जुड़ जाएंगे, और जब दो जुड़ जाएंगे मोनोसैकेराइड तो फिर बन जाएगा एक डाइसैकेराइड। ठीक है, तो लिखिए सर ऐसे बनी रहती है डाइसैकेराइड या ऐसे बनती है डाइसैकेराइड? इस तरीके से जुड़ी रहती है ना पहले से? हाँ, जुड़ी रहती है हाँ। If the hemicidal group of one monosaccharide form an acetal by reacting with an alcohol group of another monosaccharide comma the glycoside that is formed is a disaccharide. तो यहाँ पर टू टाइप ऑफ डाइसैकेराइड फॉर्मेशन। टाइप 1, तो यहाँ पे देखिए
आपके पास पहला एक ये है मोनोसेक्राइड है, इसमें ये OH नीचे की साइड में बनाया हुआ है, यहाँ पे आपका CH2OH है, और यहाँ पर जो OH है मैं उसकी कन्फिगरेशन अभी फिक्स नहीं कर रहा, यहाँ पर ये OH है, ठीक है। ये एक मोनोसेक्राइड है। ये दूसरे मोनोसेक्राइड के इस OH को मैं यहाँ पे आपका CH2OH है, यहाँ पे आपका OH है। यहाँ पर ये एनोमेरिक कार्बन पर लगा हुआ OH है ना। यहाँ पर जो OH है वो एनोमेरिक कार्बन पर लगा हुआ OH है, और ये जो OH है ये एनोमेरिक कार्बन पर लगा हुआ OH नहीं है, है ना। मतलब एक मोनोसेक्राइड का एनोमेरिक वाला OH और दूसरे का नॉन एनोमेरिक वाला OH आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये आपके इंटरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। एनोमेरिक मतलब ये वाला जो कार्बन होता है इसे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। एनोमर्स साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो OH ऊपर नीचे होते हैं, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, दीज आर एनोमर्स, और इसे बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। जब ये फॉर्मेशन होगा तो देखिए आपके पास ये बन के बनेगा, है ना। आपको ये मिलेगा, आपको ये फॉर्म होगा। यहाँ पर आपका ये OH, यहाँ पर आपका ये CH2OH। ये कन्फिगरेशन में भी फिक्स नहीं कर रहा हूँ, तो O, फिर आपका यहाँ पर ये J जुड़ गया है, ये आपका CH2OH। ये बताइए, ये जो शुगर बनी है, डाइसैकेराइड बना है, ये आपका रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होगा? आपको ये जो डाइसैकेराइड मिला है ये रिड्यूसिंग नेचर का या नॉन रिड्यूसिंग नेचर का? रिड्यूसिंग नेचर का। देखिए यहाँ का तो, यहाँ पे तो एसिटल फॉर्मेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर तो एसिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ ना, OR-OH। तो जब आप इसमें टोलन फेलिंग डालोगे तो ये वाली रिंग खुल जाएगी, ये वाली रिंग खुल के आपको टेस्ट दे देगी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका हेमी एसिटल फॉर्मेशन है, हेमिस्टल फॉर्मेशन है। सर आपने तो दोनों H हटाए वहाँ पे, यहाँ दोनों OH का मतलब एक H2, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों OH का इंटरेक्शन है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म करता है, रिड्यूसिंग शुगर ये आपका फॉर्म करता है। अब इसमें यहाँ पर जो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है ROR, इसका नाम दिया जाता है ना। अब यहाँ पर जो इसका नाम है, ये आपका जो OH लगा हुआ था या तो भाई अल्फा फॉर्म में था या फिर ये बीटा फॉर्म में था, है ना। तो ये आपका अल्फा या बीटा, यहाँ पर देखिए अब इसका 1 2 3 और 4, और ये क्या है 1 2 3 4 5 6 5 और 6। तो इसका नाम दिया जाएगा यहाँ पे किस तरीके के लिंकेज से जुड़े हैं। तो ये हो सकता है अल्फा था या फिर ये बीटा था, अल्फा और बीटा, जो फॉर्म भी इसकी हो, है ना। 1 to 4, 1 to 4, यहां पे 1 था तो पहले उसका जिसका एनोमेरिक कार्बन है, फिर दूसरे वाले का 1 2 3 4, 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बंधे हैं। ये दोनों अल्फा या बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बने हैं, या फिर 1-4 प्राइम, है ना। या फिर इसे ऐसे लिखता है, या फिर इसे लिखता है यहाँ पर अल्फा और बीटा 1-4 प्राइम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऐसा कुछ बोल देता है। इसका मतलब पहले वाला नंबर उसका है जिसका एनोमेरिक कार्बन यूज हुआ है, और दूसरा वाला नंबर उसका रहता है जिसका एनोमेरिक कार्बन यूज नहीं हुआ है। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 यहां पर आपका ये, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में फिक्स नहीं कर रहा हूं, OH, यहां पर आपका ये CH2OH, और दूसरा जो आपके पास है ये
OH, यहाँ पर आपका ये CH2OH, यहाँ पर आपका OH, है ना। अब यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन पर जो लगा हुआ OH है उसी को यूज करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये वाला OH और यहाँ पर भी ये वाला ही OH यूज होता है। ये हुआ। यहाँ पर आपका एक डाइसैकेराइड बनेगा। अब जो यहाँ पर जो डाइसैकेराइड बनेगा, यहाँ पे आपका CH2OH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका ये CH2OH, यहाँ पर आपका ये OH, तो ये आपका ये O और ये। अब बताइए, सॉरी, इसमें जो है इसमें भी तो कॉन्फ़िगरेशन को मुझे ये रखना पड़ेगा ना। ये क्या इस कार्बन के पास, इस कार्बन पर क्या बना है, O R O और R। इस कार्बन पर क्या बना है, O R O R। इन दोनों में से किसी के पास भी हेमिसिटल फॉर्मेशन नहीं है, दोनों के पास एसिटल है। यहां पर भी आपके पास क्या है, एसिटल है, और यहां पर भी आपके पास क्या एसिटल है। तो अगर इस तरीके से जुड़ते हैं तो जो हमारे पास ये बनती है डाइसैकेराइड वो नॉन रिड्यूसिंग होगी, है ना। तो ये क्या होगी आपकी, ये नॉन रिड्यूसिंग आपकी होगी। अब यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसका नाम क्या दिया जाएगा। जैसे यहां पर देखिए 1 है, ये 2 है, 3 4 5, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। अब यहां पर अल्फा या बीटा, अल्फा या बीटा 1, अल्फा या बीटा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। जैसे कि जब सुक्रोज बनता है तो सुक्रोज में जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो है आपकी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, और दूसरी जो यूनिट है वो फ्रक्टोज की है, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, है ना। तो फिर उसमें लिखा जाता है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर दोनों में से किसी एक का ही एनोमेरिक OH यूज हुआ है तब एक ही अल्फा या बीटा लगा जाएगा, अल्फा या बीटा जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी। लेकिन अगर दोनों के एनोमेरिक यूज हुए हैं तो दोनों के एनोमेरिक को बताना पड़ेगा अल्फा 1 है बीटा 2 है, ऐसे, ठीक है। तो ये बनाइए। हाँ ठीक है। तो फिर एक ये जो लिखाना है ये लिख लो, फिर तुम ये उतार लेना नीचे, सबसे नीचे नोट करके लिख लो। डाइसैकेराइड में जिसका एनोमेरिक OH यूज होता है, डाइसैकेराइड में जिसका एनोमेरिक OH यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का अल्फा या बीटा लिखा जाता है। डाइसैकेराइड में जिसका एनोमेरिक OH यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का अल्फा या बीटा लिखा जाता है। पूर्ण विराम, है ना। अगर दोनों के हुए हैं तो दोनों को लिखा जाता है। अगर दोनों के हुए हैं एनोमेरिक OH यूज तो दोनों को लिखा जाता है। जैसे अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन सुक्रोज, जैसे अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन सुक्रोज।
सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है ना, तो सुक्रोज में अल्फा 1 और बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये लिंकेज आपको बताना पड़ता है जब भी आप डाइसैकेराइड बनाते हो कि किसका कौन सा जुड़ा है, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से कौन सा जुड़ा है, स्ट्रक्चर क्या बनेगी, है ना। तो सर 1 और 2 के साइज का कोई स्पेसिफिकेशन